गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 7th क्लास। आज हम इसके पहले मैंने आपको भूगोल पढ़ाया था। आज हम सिविक्स नागरिक शास्त्र, आपकी ये वाली बुक है नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 समानता, ये आज हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है समानता क्या है। समानता का क्या मतलब होता है कि हमारे संविधान के अनुसार सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। कि समानता यह है कि वो समानता आपके वोट देने में हो सकती है, हर प्रकार के हमारी सरकार हर प्रकार से समानताएं या सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर हमें जैसे कि सभी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई सी भी जात का व्यक्ति हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत जो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है ना, जिसका चुनाव कौन करती है, हमारी जनता करती है। तो हमारी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके मुख्य तत्व में जैसे कि लोगों का भागीदार होना, संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय। समानता लोकतंत्र की एक विशेषता है। इसकी सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। कि समानता क्या है, कि समानता एक हमारे जीवन में कि सभी व्यक्ति समान दृष्टि से देखे जाए। कि मताधिकार की समानता, कि सभी लोगों को मत देने का संपूर्ण अधिकार होता है। कि वह 18 साल से जो व्यक्ति ऊपर का है, जिसको वयस्क होता है, उसको वयस्क मताधिकार के अनुसार उसको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इस 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को वो वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। कि यहाँ पे भारत एक जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर जाति कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार ये होता है कि समानता का विचार पर आधारित है। कि हम देश का हर वयस्क, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर कैसा भी या उसकी जाति कैसी भी हो, उनको सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता। आपके इस बुक में एक उदाहरण दिया गया है कि एक कामता है, जो एक काम वाली बाई है, जो घर घर जाके सभी लोगों के घर में काम करती है, लेकिन जब वो वोट देने जाती है तो वहां पे उसको अपने से अपने मालिक को भी उसी लाइन में देखती है और अपने पड़ोसी की जो निम्न जाति का है उसको भी उसी लाइन में देखती है। तो उसको इस उदाहरण से देखने को मिलता है कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको समान अधिकार दिया गया है। कि उन भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम ये देख सकते हैं कि भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। कि लेकिन हमारे भारत में समानता होने के साथ साथ कई तथ्य ऐसे हैं जिनमें आज भी हम कुछ असमानताएं देखने को मिलती है। कि ग्रामीण भारत में रहते हैं जो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही कर लेते हैं। जैसे कि एक कुम्हार के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति कुम्हार ही होता है। एक जो निम्न जाति का व्यक्ति जो निम्न जाति में पैदा होगा, वो शुरू से ही अपने आप को निम्न जाति का समझने लग जाता है। यदि तो शायद ये सोचने में आता है कि जात पात क्या है, परंतु हम देखेंगे कि आइए हम एक कहानी आपसे दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में बात करते हैं। कि दलित का अर्थ क्या होता है। कि दलित होता है जो कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल दलित की संकेत करता है कि जो भेदभाव जातिगत होता है जो आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। अपनी आत्मकथा, उनकी एक बुक थी झूठन, जिसमें स्कूलों में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर बैठकर। अपने बैठने की जगह पर आते ही चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी एक कदम पीछे दरवाजे पर पास बैठना पड़ता था, जहां से उनको बोर्ड अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी तो कान पिटाई भी हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो
प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को भी कहा। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजह से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर में दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर हट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, मैं झाड़ू लगा रहा था और हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। पानी पीने की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल की कमरों की खिड़कियां, दरवाजों आंखें बिछाकर छिपकर तमाशा देख रहे थे। दूसरी कहानी यह हमें आधारित है कि जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश बाजारों में या भागों में देखने की एक सामान्य बात है कि ये कहानी श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में एक किराए के मकान लेना चाहते थे। वो पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर की सहायता लेने, वो मकान ढूंढने में मदद करने में जो उन्हें मकानों के बारे में जानना था जो किराए पर मिल सकते। मकान देखते, लेकिन मकान बहुत अच्छा लगा, लेकिन मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वो बहाना लगाने लगे कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता। प्रॉपर्टी डीलर अंसारी दंपति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उनके दूसरे मकानों में भी जिन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया था। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निर्णय लिया, जिससे कि उनकी मानवीय गरिमा का हनन हुआ। अब जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंची। अगर कोई आपके साथ में इस तरह से व्यवहार करेगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये हमारी समानता को ठेस पहुंचाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों छात्रों को उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान वो नहीं है, वो उनसे नीचे हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समझ विरोध प्रकट कर दिया और दंपति को अपने मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया। तो उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान में ऐसा करने से रोक दिया। हम इन दोनों उदाहरण से ये देखते हैं कि सम्मान और गरिमा के हकदार है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, इस समाज में सभी को सम्मान और गरिमा प्राप्त करने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई सी भी कास्ट का क्यों न हो। फिर भारतीय लोकतंत्र में समानता, हमारे संविधान में समानता का एक संविधान में प्रारूप तैयार किया गया कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी भी जाति, धर्म या शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वह सभी समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि समानता असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांतों को मान्य किया गया है कि आज संविधान में इसका प्रारूप बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसकी लिखित तौर पर जब हम लोगों के समझ आ गया है तो लोगों के मन में इसके लिए भावना उत्पन्न हो गई है। जहाँ भेदभाव दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनकी समानता को, व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हो गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। उसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम करने वाले, नौकरी वाले महिला तक सभी को एक जैसे काम की नौकरी या कानून का पालन करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर भी जा सकता है, कि पहले मंदिरों में जाने के लिए निम्न व्यक्तियों को मनाही थी, लेकिन अब वो किसी भी मंदिरों में, मस्जिदों में, सब में वो जा सकता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहरों और घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अपृष्टता का उन्मूलन किया जाएगा, कि छुआछूत को भी कम किया जाएगा। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार के दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा योजनाओं को समाजों में करके। कि भारत में एक ऐसे कानून है जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ ही सरकार ने अनेक समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए और अनेक योजनाएं भी चलाई। और ये योजनाएं जो उनके अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अवसर भी प्राप्त होने की, जो पहले उनको इन सब चीजों के असमानता के कारण जो उनको अवसर नहीं मिले थे, आगे उनको वो अवसर प्राप्त होने लगे। इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया कि मध्याह्न की भोजन की व्यवस्था, अल्पाहार जिसको कहते हैं, कि आधी छुट्टी में बच्चों को खाना भी स्कूल से दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वहां पे सभी जाति के बच्चे वहां आते हैं, तो उन सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर वहां पे भोजन करेंगे। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय के सभी राज्य सरकारों को इसके स्कूलों में 6 माह के अंतर आरंभ करने का निर्देश दिया गया, और इसके काफी सकारात्मक प्रभाव भी हम लोगों के सामने आए। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम और अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन बच्चों को स्कूल अलग है, और जहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं उन बच्चों के स्कूल भी अलग है, जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया गया। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों को धकेला गया। इसका प्रमुख कारण था कि दृष्टिकोण का धीरे धीरे परिवर्तन आना, कि आज जो असमानता थी वो समानता में जो बदलती जा रही है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव दृष्टिकोण का बदलना। यद्यपि लोग ये जानते थे कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते थे। क्योंकि जो रूढ़िवाद चला आ रहा है, जो पहले से चला रहा है, लोगों की मानसिकता वहीं आकर टिक जाती है कि जो पहले किया गया आज भी लोगों के बहुत से घरों में आज भी ऐसे बड़े, अपने घर में ऐसे बड़े बूढ़े हैं जो इस चीज को विश्वास करते हैं कि जो उन्होंने देखा वही सही था, कि जो बदलाव अभी हमारे भारत में आ रहे हैं वो सही नहीं है। अन्य लोकतंत्रों में भी समानता के मुद्दे सोचे गए, क्योंकि भारतीय में असमानता का अस्तित्व, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी रहा। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष संघर्ष होते रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, क्योंकि वहां पर भी काले और गोरे का भेदभाव होता था। वहां पर अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो इस दिन उनसे इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के देने के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। उसने ये भी कहा कि अफ्रीकी और अमेरिकन बच्चों के सभी स्कूलों के दस्तावेज खोले जाएंगे और उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। ये विशेष रूप से उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी और अमेरिकन जो क्या थे, गरीब थे, उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ सरकारी स्कूलों का निजी स्कूलों में स्कूल जैसा नहीं था। अब अंतिम आता है आपका लोकतंत्र की क्या चुनौती थी, कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं
जो नए लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। केंद्र सरकार वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समृद्धि दिलाने के लिए पक्ष करे कि हमारे संविधान एक ऐसा प्रारूप है जो सभी की समानता और अवसर प्राप्त करने का सुविधा उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, समानता का मतलब समझ में आ गया होगा, और ये किस किन कारणों से, इसके आपको मैंने उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।